आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो मेनली इस चैप्टर में हम पहला पढ़ेंगे कि पावर कैसे डिवाइड होता है डेमोक्रेसी में। सेकेंड है कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और थर्ड है क्या होगा अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉन्सेप्ट क्लियर बाय प्रियांशु, एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत होती है दो कंट्री के स्टोरी से। पहला है बेल्जियम, सेकेंड है श्रीलंका। तो पहले हम देखते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम जो अपना बॉर्डर है वो किसके किसके साथ शेयर करता है? फ्रांस के साथ, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। जो बेल्जियम का एरिया है वो हमारे इंडिया के स्टेट हरियाणा उतना है, और जो पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो ये है बेल्जियम का मैप। यहाँ पे आपको जो येलो पार्ट दिख रहा है वो है फ्लेमिश रीजन। जो पॉपुलेशन है बेल्जियम का वो 59% डच लैंग्वेज बोलती हैं, और ये जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है वो है वोलोनिया रीजन। यहाँ पे 40% फ्रेंच सोसाइटी है, और ये जो ब्लू कलर का बना है सिंबल वो है 1% है। ठीक है, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है। और आपको ये जो ऑरेंज कलर का एक डॉट दिख रहा है छोटा सा, वो क्या है? वो है बेल्जियम का कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है और 20% डच लैंग्वेज। अब आप देख सकते हैं कि पूरे कंट्री में फ्लेमिश रीजन में 59% डच लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन जो हमारे जो ब्रुसेल है, मतलब कैपिटल है बेल्जियम का, उसमें 18% फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। तो अपोजिट हुआ ना। तो इन दोनों फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ती है, और ये टेंशन किस बात का होता है कि जो फ्रेंच सोसाइटी है, जो फ्रेंच कम्युनिटी है, वो रिच होती है और पावरफुल भी होती है डच लैंग्वेज से। ठीक है, और जो डच कम्युनिटी है वो बेनिफिट्स देती है इकोनॉमिक और एजुकेशन डेवलपमेंट का, लेकिन लेट में देती है। तो क्या हुआ कि इन 1950 और 1960 के बीच में फ्रेंच कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने लगी डच कम्युनिटी से, मतलब डच कम्युनिटी को गवर्नमेंट देख भी नहीं रहा था। ऐसे में क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लग गए, और जो ब्रुसेल है किसका? बेल्जियम का कैपिटल, वहाँ पे और टेंशन बढ़े जा रहा था। तो इसको देख गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे चेंजेस किए वो हम देखेंगे। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो देखिए, जो बेल्जियम का गवर्नमेंट है वो तो देखे जा रहा है कि फ्रेंच कम्युनिटी को ज़्यादा रीच मिल रहा है, पावरफुल है डच से। तो उसने क्या किया कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 बार चेंजेस, किसमें? 1970 से लेके 1993 तक, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो अब देखते हैं कि ये क्या क्या ऐसे चेंजेस से कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए जो उनके लिए हेल्पफुल साबित हुआ। चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। तो पहला चेंजेस क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, जितने भी नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर से उनको इक्वल उनका पावर शेयर किया गया। सेकेंड था कि कोई सा भी लॉ अगर पास होगा तो दोनों ग्रुप के सहमति से पास होगा, किसी एक ग्रुप की मर्जी से नहीं होगा। थर्ड क्या था? वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो अपना जो पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे देता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। फोर्थ चेंज ये था कि जो बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रुसेल, उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें जो बोथ कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स दिए। ठीक है, और फिफ्थ चेंज क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेल्जियम का, उसने एक और गवर्नमेंट बनाया गया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट था ये तीनों कम्युनिटी के लोगों को उनके कल्चर, रिलीजियन, एजुकेशन में फोकस करता था। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, लेट्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर थ्रू स्टडी।